हेलो 8th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी ने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री पोर्शन का फ्रॉम क्लास 8th को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, व्हाट आर प्लास्टिक्स, उनके यूजेस, उनका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसी केमिस्ट्री पोर्शन का सेकेंड चैप्टर विच इज कॉल्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैंने पहले भी बताया था ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज चैप्टर्स जो केमिस्ट्री का बहुत इंटैक्ट पोर्शन है। इंटैक्ट मतलब एक बहुत ही इररिमूवेबल पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एंड जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो आप लास्ट ईयर में पढ़ा है आपने, तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं ये सारे चैप्टर्स एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। ये चैप्टर्स बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं। ये आपके बेसिस को बनाएंगे जिससे कि जब आप फर्दर हायर स्टडीज करेंगे तो आपके कंसेप्ट और ज़्यादा बेटर वे में इन्हांस्ड रहेंगे। हमें एक एक करके छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस चैप्टर में समझते चलना है। कुछ चीज़ों से हम काफ़ी फेमिलियर होंगे पहले भी और कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत नई होंगी। हम धीरे धीरे उन चीज़ों को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। एंड इस लेक्चर में या इस चैप्टर में, इस आगे आने वाले इस चैप्टर के अंदर डे बाय डे हर दिन हम कुछ नई नई इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे। उन्हें बहुत अच्छे से आप नोट डाउन करते जाइए, उन्हें मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे, बहुत सारे नए नए केमिकल फॉर्मूलाज देखेंगे जो शायद जिनसे हम पहले फेमिलियर नहीं होंगे, और अगर फेमिलियर होंगे भी तो हमने बहुत फोकस होकर उनके बारे में पढ़ा नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो समझना आपके लिए जरूरी है, आप अर्थ पे रहते हैं एंड योर अर्थ और द अर्थ ऑन विच यू लिव इज सराउंडेड बाय सो मेनी सब्सटेंसेस। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप सराउंडेड रहते हैं लेकिन आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, आपको नहीं पता होता है उन चीज़ों के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन जब हम ये चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम जिन चीज़ों से सराउंडेड रहते हैं, जिन सब्सटेंसेस से सराउंडेड रहते हैं, हम उन सारे सब्सटेंसेस के बारे में धीरे 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 एक एक कर पढ़ने लग जाएंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको पता होनी चाहिए, ऑल द सब्सटेंसेस दैट एग्जिस्ट अराउंड अस, हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, चाहे वो आपका वाटर हो गया जिसको आप ड्रिंक करते हैं, चाहे वो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट गैसेस हो गई, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सबका आपने कहीं ना कहीं डेफिनेटली 100% नाम सुना ही होगा। एंड ऑल दीज थिंग्स आर दोज थिंग्स जिन्हें आप डेली लाइफ में रेगुलरली ऑब्जर्व करते रहते हैं। कॉमन सॉल्ट, नन ऑफ योर वेजिटेबल बिकम्स इज कंप्लीटेड विदाउट दैट कॉमन सॉल्ट। ये कॉमन सॉल्ट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जितनी भी गैसेस आपको दिख रही हैं, जितनी भी सॉलिड सब्सटेंसेस आपको दिख रहे हैं, अब हमारा इंटरेस्ट इस चीज में है कि हम ये पता करें कि इन सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर क्या है, या ये सब्सटेंसेस बेसिकली किन चीजों से मिलकर बने हैं। तो एक चीज हमारे लिए बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाले जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। किन से मिलकर बनते हैं? एलिमेंट्स से। केमिस्ट्री में एक और बहुत अच्छी सी चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, यहीं पे आज ही समझ लीजिए ताकि आगे चल के कभी कंफ्यूजन ना आए। हम एलिमेंट और एटम, द वर्ड एलिमेंट एंड द वर्ड एटम को हम बहुत ज्यादा साइमल्टेनियसली यूज करते रहते हैं। मतलब कभी कभी हम एलिमेंट की जगह पर उसे एटम कह देते हैं, एटम की जगह पे एलिमेंट कह देते हैं। तो हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है कि हमारे आसपास एग्जिस्ट करने वाले सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास खुद का मास भी है और वो कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। मैंने क्या कहा? हमारे आसपास एग्जिस्ट करने वाले ऐसे सब्सटेंसेस जिनका खुद का कुछ ना कुछ मास होता है, वेट होता है और वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करते हैं। ये जितने भी सारे सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स और
एटम्स। साइमल्टेनियस वर्ड है, कभी कभी हम एटम की जगह एलिमेंट भी यूज कर लेते हैं और एलिमेंट की जगह एटम भी यूज कर लेते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें बस ये याद रखना है कि हमारे आसपास नेचर में जितने भी सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो कॉमन सॉल्ट हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, चाहे वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे फिर वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी चीज है आपके आसपास जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि वो चीज का कुछ मास है और वो चीज कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, ऑल दीज सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स। ये एटम्स और एलिमेंट्स बहुत छोटे होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि आप अपनी नेकेड आइज से, मतलब आप अपनी यूजुअल विजन से उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते। अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करना चाहते भी हैं तो आपको बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप्स की जरूरत होती है, तब जाकर आप कहीं ना कहीं उन चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? तो पहला पॉइंट जो समझना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास एग्जिस्ट करने वाले सारे सब्सटेंसेस, जितने भी सब्सटेंसेस है जिनका मास है और जो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, वो सारे सब्सटेंसेस आर ईदर मेड अप ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स। क्लियर हो गई ये चीज? आगे और बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन गैस, हम सबको 8th क्लास तक आते आते इतनी नॉलेज होती है कि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला होता है O2। क्या फॉर्मूला होता है? O2। अब ये ऑक्सीजन गैस जो होती है, हम सबको पता है गैसेस का खुद का मास होता है और वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। हमने सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट पढ़ी हुई होती है अपनी जूनियर क्लासेस में। वेरी गुड। तो ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये मिलकर बनती है ऑक्सीजन एलिमेंट से। किन एलिमेंट से मिलकर बनी, किस एलिमेंट से मिलकर बनी है ये गैस? ये गैस मिलकर बनी है ऑक्सीजन से। किससे मिलकर बनी है? ऑक्सीजन से। दैट मीन्स जब आपके ऑक्सीजन के एटम या एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होंगे, उन्होंने एक दूसरे के साथ केमिकल रिएक्शन किया होगा, तब जाकर हमें एक प्रोडक्ट मिला विच इज ऑक्सीजन गैस। विच इज व्हाट? विच इज ऑक्सीजन गैस। क्लियर हो गई? अगर किसी ने मुझसे ये पूछा कि ऑक्सीजन एलिमेंट या ऑक्सीजन एटम का केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे? वो सिर्फ O होता है। वो सिर्फ क्या होता है? O। वो सिर्फ क्या होता है? O। नाइट्रोजन एटम या नाइट्रोजन एलिमेंट का केमिकल नेम क्या होता है? N। क्या होता है? N। ये सब सिंपल नॉर्मल चीजें जो हमें पता है। नहीं भी पता है तो आज की क्लास जब पढ़ते जाएंगे तो एक एक करके ये क्लियर होती जाएगी। तो यहां से पहली चीज जो हमने समझी वो चीज ये थी कि हमारी ऑक्सीजन गैस जो है वो ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बनी है। ये चीज क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। वाटर, हम सबको पता है वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। क्या फॉर्मूला होता है? H2O। अब ऑक्सीजन के केस में सिर्फ हमें O2 दिख रहा था। क्या दिख रहा था? O2। मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट से बनी है विच इज ऑक्सीजन। ये सिर्फ किस एलिमेंट से बनी है? एक ही एलिमेंट से बनी है विच इज व्हाट? ऑक्सीजन। और हमें यह भी समझ में आ गया कि हमारे पास यहां पर 2 ऑक्सीजन है। कितनी ऑक्सीजन है? 2। क्लियर हुई ये चीज? O2 मीन्स 2 ऑक्सीजन है। कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। वेरी गुड। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट वाटर, हमें पता है उसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है। क्या होता है? H2O। यहां से हमें यह भी समझ में आ गया कि ये मिलकर बनी है 2 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। ये कितने एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर ही बनी है? 2 अलग अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है। वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज ऑक्सीजन। जो आपका वाटर बना है वो 2 अलग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से बना है। वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज ऑक्सीजन। और यहां पे हमें 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं और 1 ऑक्सीजन दिख रही है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? H2O, 2 हाइड्रोजन एटम्स है आपके पास और एक एटम किसका है? ऑक्सीजन का। किसका एटम है? ऑक्सीजन का। क्लियर हो गई ये चीज? जब O2 की बात कर रहे थे तो ये ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बनी है। ऑक्सीजन एलिमेंट से बनी है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 2। वेरी क्लियर। मैथ्स है, केमिस्ट्री है ही नहीं, सामने साफ साफ दिख रहा है। वाटर की बात करें तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। दिख गया? यहीं पे यहीं फॉर्मूले में आपको विजिबल हो गई ये वाली चीज। वेरी गुड। यानी यहां से 2 चीजें हुई कि या तो हमारे जितने भी सब्सटेंसेस होंगे या तो वो सेम टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होंगे या वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होंगे। हमने दोनों का एग्जांपल देख लिया। थोड़ा और आगे बढ़ते। कॉमन सॉल्ट NaCl डे टू डे लाइफ में आप हमेशा यूज करते रहते हैं। ये NaCl भी कितने टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है? 2 टाइप के एलिमेंट से। कितने टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है? 2। वन इज सोडियम, अनदर वन इज क्लोरीन। कौन कौन सा है? एक सोडियम है और दूसरा क्या है?
क्लोरीन। वेरी गुड, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में भी आपने हर समय सुना होगा, सुना ही है। कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर बनी है? एक तो कार्बन एलिमेंट से और दूसरा ऑक्सीजन एलिमेंट से। वापस से NaCl के पास, सोडियम क्लोराइड के पास चलते हैं। ये Na किसका सिंबल है? सोडियम का। किसका सिंबल है? सोडियम का। और ये Cl किसका सिंबल है? क्लोरीन का। किसका सिंबल है? क्लोरीन का। अब यहां पे एक सोडियम है, क्योंकि यहां पर 1 नहीं लिखा, मतलब कोई चीज नहीं लिखी, मतलब वो 1 की क्वांटिटी में, ठीक है। जैसे यहां पे ऑक्सीजन के आगे 1 नहीं लिखा था तो हमने मान लिया कि वो 1 है। अल्टीमेटली 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। H2O 1 नहीं लिखते, सिर्फ O लिख के छोड़ देते हैं। O मतलब सिंगल। क्लियर? या आपने कोई भी न्यूमरल नहीं लिख रखा, मतलब 1 है। NaCl मतलब एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। क्लियर हो गई ये चीज? यहां पर एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, और ये दो अलग अलग एलिमेंट है, एक सोडियम एलिमेंट और एक क्लोरीन एलिमेंट है। क्लियर हो गया? थोड़ा और। कार्बन डाइऑक्साइड में यहां पर हमें एक कार्बन दिख रही है और ऑक्सीजन कितनी दिख रही है? 2। कितनी दिख रही है? 2। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ऐसे ही मैंने एट रैंडम एक एग्जांपल लिखा, SO3। क्या लिखा? SO3। तो ये S तो सल्फर है। S क्या है? सल्फर। और कितनी ऑक्सीजन है हमारे पास? 3। सल्फर कितना है? 1। क्लियर हो गई ये चीज? समझ में आया सबको? थोड़ा थोड़ा क्लियर होता गया ये चीज? वेरी गुड। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O से, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं H से, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O से, कार्बन को रिप्रेजेंट किया फिर से C से, सोडियम को रिप्रेजेंट किया कैपिटल N स्मॉल a से, ये याद रखिएगा, कैपिटल N स्मॉल a। क्लोरीन को रिप्रेजेंट किया CnL से, Cl। क्लियर हो गई ये चीज? ऐसे ही मैंने अभी आपको SO3 बताया, तो S रिप्रेजेंट किसको करता है? सल्फर को। किसको करता है? सल्फर को। ऐसे ही सपोज कीजिए मैंने आपको P4 दे दिया। क्या दे दिया? P4। जैसे O2 है वैसे ही P4 है। P क्या होता है? फॉस्फोरस। P क्या होता है? फॉस्फोरस। कितने फॉस्फोरस के एटम्स दिख रहे हैं यहां पर? 4। कितने दिख रहे हैं? 4। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स जिनके नाम मैं ले रही होंगी उनसे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, एज सून एज दिस चैप्टर प्रोसीड्स, हमें सारे एलिमेंट्स के बारे में पता चलता चला जाएगा। तो हमें आज परेशान नहीं होना है कि मुझे नहीं पता फॉस्फोरस क्या होता है, मुझे नहीं पता सल्फर क्या होता है, मुझे नहीं पता क्लोरीन क्या होता है, मुझे नहीं पता हीलियम क्या होता है। आपको परेशान नहीं होना है। ये चैप्टर आप इसीलिए पढ़ रहे हो ताकि इन सब चीजों के बारे में, जिनके बारे में आप बिट्स में कहीं ना कहीं अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, आप उसे पूरा एक्यूमुलेट करेंगे और एक ही जगह पर पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए जो इस पूरे पोर्शन में जिस कंसेप्ट को समझने की जरूरत थी वो कंसेप्ट ये था, एलिमेंट और एटम वर्ड साइमल्टेनियसली केमिस्ट्री में यूज कर लिए जाते हैं, एक दूसरे को दे कैन रिप्लेसेबल मैनर में यूज कर लिए जाते हैं। हमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि अर्थ पे जितनी भी ऐसी चीजें जिनका खुद का मास होता है और उनकी वॉल्यूम भी होती है, उनका खुद का मास भी होता है एंड उनकी कुछ वॉल्यूम भी वो ऑक्यूपाई करते हैं, वो सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो मिलकर बने हुए होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिन्हें हम एटम्स एंड एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर हो गई ये वाली चीज? कंफ्यूज होना ही नहीं है। समझ में आ गया? यहां पर हमने ये भी सीख लिया कि ऑक्सीजन गैस में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और ये किस एलिमेंट से मिलकर बनी है? ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बनी है। वाटर के केस में देख लिया, H2 होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। क्लियर हो गया? और ये फिर से 2 एलिमेंट से मिलकर बनी है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। क्लियर? NaCl में भी समझ में आ गया, एक सोडियम का एटम है, एक क्लोरीन का एटम है और 2 अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बनी है, विच इज सोडियम एंड क्लोरीन। कार्बन डाइऑक्साइड में भी समझ में आ गया, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, एक कार्बन का एटम दिख रहा है और 2 ऑक्सीजन के एटम नजर आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जितनी चीजें लिखी है ये क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमें ये पता है कि देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते होंगे, लेकिन इन एलिमेंट्स की भी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग होती है। कुछ एलिमेंट्स की मतलब आपको क्या समझना है, आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है दैट योर एलिमेंट्स भी जो होते हैं ना वो भी फर्दर क्लासिफाइड होते हैं। एलिमेंट्स भी आपके फर्दर क्लासिफाइड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट प्रॉपर्टीज दे पोजेस। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के पास क्या प्रॉपर्टीज हैं
उसके बेसिस पर हम उन्हें क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। केमिस्ट्री में जब भी क्लासिफिकेशन होगा या केमिस्ट्री में ऑन होल हम जब भी चीजों को क्लासिफाई कर रहे होंगे, हमारा सिर्फ एक एम होगा, और वो एम क्या होगा कि हम चीजों को आसानी से पढ़ पाएं। हम जितने भी एलिमेंट्स हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, देयर आर अ टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स जो आपके आसपास नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और वो जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं ना, उन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उन सबके अपने अपने मास हैं, उन सबके अपने अपने डिफाइंड कलर्स हैं, वो सब अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि वो 118 एलिमेंट्स जो थे, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड वी वांटेड टू स्टडी अबाउट देयर एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें पढ़ाई करनी थी, हमें उन्हें समझना था। दिस इज वाई व्हाट वी डिड, वी क्लासिफाइड देम। अब क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में हम ग्रुपिंग कर देते हैं चीजों की, हम उन्हें क्या कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में पुट कर देते हैं, और एक ग्रुप को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर होती है। सेम वर्ड यूज मत करना, सिमिलर वर्ड यूज करना हमेशा, क्योंकि केमिस्ट्री इज अगेन फुल ऑफ एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो आप जनरल ट्रेंड आपको चल रहा होगा, वो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, और इन सब एक्सेप्शंस को भी हम पढ़ते जाएंगे। तो मैंने क्या कहा कि क्योंकि देयर वर अराउंड 118 एलिमेंट्स जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं, एट प्रेजेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो उन 118 एलिमेंट्स के बारे में सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ने के लिए, कलेक्टिव मैनर में आसानी से पढ़ने के लिए हमने उन्हें क्लासिफाई कर दिया अलग अलग ग्रुप्स में, और दो अलग अलग ग्रुप की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होती है, और सेम ग्रुप में रहने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि किसी भी एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हमने एलिमेंट्स को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। क्लियर हो गई ये वाली बात। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि मैम ये तो समझ में आ गया हमने कि आपने एलिमेंट्स को मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में डिवाइड कर दिया। दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स मेटल की कैटेगरी में आ रहे होंगे, उन सबकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर होगी। जितने एलिमेंट नॉन मेटल की कैटेगरी में आ रहे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से सिमिलर होगी, और जितने एलिमेंट मेटलॉइड की कैटेगरी में आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से सिमिलर होगी। समझ में आ गई ये चीज। लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि यही रीजन है कि हमने उन्हें 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, वरना हम कैटेगराइज ही नहीं करते अगर उनकी प्रॉपर्टी सेम होती तो। ये समझ में आ गया। मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों के अंडर बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे, और इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये अपनी अपनी प्रॉपर्टी रखते होंगे, जिसमें सारे मेटल्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होगी, नॉन मेटल्स की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होगी, और ये डेफिनेट सी बात है कि मेटल की प्रॉपर्टी नॉन मेटल से क्या होगी, समवेयर डिसिमिलर होगी। क्लियर हो गया? यूजुअली डिसिमिलर होगी। क्लियर हो गई ये बात। अब ठीक है मैम, आपने ये चीज बता दी कि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में समझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझना शुरू करते हैं मेटल से। किससे समझना शुरू करेंगे? मेटल से। मेटल्स क्या है? मेटल्स एलिमेंट्स है। मेटल्स क्या है? मेटल्स आर एलिमेंट्स। मेटल्स क्या है? एलिमेंट्स है। और वो कौन से एलिमेंट्स है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट जनरली आर हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक देम। क्लियर? वो यूजुअली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं। समझ में आ गई ये चीज। लेकिन किसी का क्वेश्चन आया, क्या मैम ये मेटल्स हमेशा ही हार्ड होते हैं? नहीं, ये भी सच नहीं है। क्लियर? मैंने हमेशा कहा, जब भी किसी भी चीज के बारे में कोई प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना, तो उस प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक्सेप्शंस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। एक्सेप्शंस क्या कर रहे होंगे? एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इस लेक्चर का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, इस लेक्चर के बाद जो अपन सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे, वहां पर काफी डिटेल्ड स्टडी करेंगे हम इनकी प्रॉपर्टीज की, और इनसे रिलेटेड एक्सेप्शंस की भी काफी डिटेल में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके एक्सेप्शंस को याद रखना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉपर्टी से ज्यादा उसके एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा आप हमेशा। तो यहां से हमें ये बात समझ में आई कि वर्ड जनरली यूज करने का मीनिंग यही था, इतना सा ही था कि इनकी ये जो प्रॉपर्टीज है ना, इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इन प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज के लिए एक एक्सेप्शन होंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पजेस करे। दैट मीन्स यूजुअली सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ये भी सच नहीं है कि सारे ही मेटल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कुछ मेटल्स ऐसे होंगे जो दे आर नॉट हार्ड इनफ, वो इतने हार्ड नहीं होंगे जितने यूजुअली सारे मेटल्स होते हैं। समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट एक नया वर्ड आया लस्ट्रस। क्या वर्ड आया? लस्ट्रस। लस्ट्रस का अभी के लिए इतना सा मतलब समझ लीजिए कि वो शाइनी होते हैं। वो कैसे होते हैं? शाइन करते हैं, वो चमकते हुए नजर आ जाते हैं। समझ में आई ये चीज। लेकिन किसी ने पूछा क्या मैम सारे ही मेटल्स लस्ट्रस होंगे? नहीं, जरूरी नहीं आपके सारे ही मेटल्स लस्ट्रस हो। कुछ मेटल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो डल होंगे। कैसे होंगे? डल होंगे। इसके भी एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे। तो हमें क्या समझ में आ गया? पहली चीज, दैट आर मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट आर जनरली हार्ड, दे पजेस देयर ओन शाइन। अब दो नई और टर्म्स आई, डक्टाइल और मेलिएबल। डक्टाइल और मेलिएबल वर्ड्स समझना बहुत जरूरी है। 8th क्लास के लिए भी नहीं, 10th क्लास तक भी जाओगे ना तब भी डक्टिलिटी और डक्टाइल और मेलिएबल वर्ड तब भी फर्स्ट पॉइंट में ही नजर आ जाएंगे आपको जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने 10th क्लास में भी। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब ये होता है कि आपका जो मेटल होता है ना, उस पर आप फोर्स लगाकर, आपके पास आपका मेटल है, आप उस पर मैकेनिकल फोर्स लगा रहे हैं, आप उसे हैमर कर रहे हैं, आप उसे मशीन से पास कर रहे हैं, आप उस पर डिफरेंट फोर्सेस लगा रहे हैं, एंड अल्टीमेटली जब आपने उस पर फोर्स लगाया तो आपने क्या किया? उसे वायर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? वायर में। आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे मेटल्स का नेचर डक्टाइल होता है। मतलब आपके वो मेटल्स जो आपके पास पीसेस में पड़े होंगे, सॉलिड चंक्स में पड़े होंगे, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं थिन सिलिंड्रिकल वायर्स में। किन में कन्वर्ट कर सकते हैं? वायर्स में। दैट मीन्स डक्टाइल मीन्स दैट योर मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। अब एक और टर्म यूज हुई है, मेलिएबल। क्या टर्म यूज हुई है? मेलिएबल। जैसे डक्टाइल का मतलब ये होता है कि आप मेटल के पीसेस को थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे ही मेलिएबल का मतलब होता है कि आप उन थिक पीसेस, स्ट्रॉन्ग बिग हार्ड पीसेस ऑफ मेटल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? बहुत थिन शीट्स में। ऐसी शीट्स जिनकी टेंडिंग टू जीरो थिकनेस होती है, मतलब बिल्कुल 0.0001 0.002 सेंटीमीटर, मान लीजिए सेंटीमीटर, इतनी पतली थिकनेस होती है उनकी। क्लियर? तो वो मेटल जो बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको भी आप कंटिन्यूसली मैकेनिकल फोर्स लगा के उस पर फोर्स लगा के आपने क्या किया? उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? थिन शीट्स में। वापस से रिवाइज करा रही हूं, जनरली मेटल्स आर हार्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर मेटल्स पजेस अ पर्टिकुलर शाइन। वो खुद से शाइन करते हैं, बहुत अच्छी सी शाइन पजेस करते हैं वो। थर्ड, दे आर मेलिएबल, मतलब आप उन पे मैकेनिकल फोर्स लगाकर उन्हें किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन शीट में। दे आर डक्टाइल, मतलब आप उन पर मैकेनिकल फोर्स लगाकर उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गई यहां तक? ये चारों चीजें, इनके बारे में भी डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे हम, इनके एक्सेप्शंस को, लेकिन अभी के लिए ये कुछ प्रॉपर्टीज आप समझ लीजिए। नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पिछले चैप्टर को जब पढ़ रहे थे ना सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को, तब से समझते आ रहे, तब से एक्सपेरिमेंटली देखते आ रहे हैं हम लोग, दैट आर मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स दे अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। किसी मेटल को आप टेम्परेचर देंगे तो वो हीटेड अप हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। किसी मेटल के थ्रू आप ट्राई करेंगे कि आप उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवा पाए, तो हाँ वो चीज हो जाएगी। लेकिन फिर से एक ही क्वेश्चन आया, क्या मैम सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे? नहीं, हम फिर से एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। क्लियर हो गई ये चीज? तो मेटल की डेफिनेशन जब भी आए तब ये जनरली वर्ड या यूजुअली वर्ड, मैंने एक केस में जनरली यूज कर लिया, दूसरे केस में यूजुअली लिख दिया, इसीलिए लिखा है और इसीलिए फोकस करवाया है कि ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। योर मेटल्स आर जनरली और यूजुअली हार्ड, लस्ट्रस, डक्टाइल, मेलिएबल्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सोनोरस भी होते हैं। वो क्या होते हैं? सोनोरस का मतलब अगर दो मेटल के पीसेस को लोगे और उनको एक दूसरे के साथ क्या करोगे? कोलाइड करवाओगे, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? एक
साउंड प्रोड्यूस होगी। क्लियर, एक मेटालिक क्लिंग प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहते हैं। ये जितनी भी चीजें मैं आपको बताती जा रही हूँ इनके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये क्लियर हो गया दैट योर एलिमेंट्स, मेटल्स आर व्हाट, दे आर एलिमेंट्स दैट आर जनरली लस्ट्रस, डक्टाइल, मेलिएबल, हार्ड, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो मेटल होते हैं ना, इनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं नॉन मेटल। मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली ऑपोजिट होती हैं। क्या होती हैं? कंप्लीटली ऑपोजिट होती है। अगर मेरा मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है तो मेरा नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा, वो एक इंसुलेटर होगा। समझ में आ गई? अगर मेरा मेटल हार्ड है तो मेरा नॉन मेटल हार्ड नहीं होगा, वो ब्रिटल होगा, वो आसानी से टूट जाएगा। इट इज इजीली गोइंग टू गेट ब्रोकन। क्लियर? अगर मेरा मेटल हार्ड था तो मेरा नॉन मेटल क्या होगा? ब्रिटल होगा। क्लियर हो गई? वो सॉफ्ट होगा, वो ब्रिटल होगा, इजीली टूट जाता होगा। क्लियर? अगर मेरा मेटल मेलिएबल है तो मेरा नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होगा, आप उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा मेटल डक्टाइल है तो मेरा नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होगा, मतलब आप उसे थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? कंपैरिजन समझ में आया? जैसे ही एक चीज को ढंग से पढ़ोगे दूसरी चीज ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगी। यही बात याद रखनी है कि मेटल की प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। एक और चीज ध्यान रखना, अभी हम जितनी भी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम उनकी हार्डनेस के बारे में बात कर रहे हैं, देन हम उनके शाइनिंग नेचर की बात, हम जितनी भी चीजों की बात कर रहे हैं ना, ये सब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कौन सी प्रॉपर्टीज है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये वो प्रॉपर्टीज है जो आप देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। देख रहे हैं भाई, कोई चीज चमकती हुई दिख रही है तो दिख गई ना आपको आपकी आईज से कि वो शाइन कर रही है। वो स्ट्रांग है नहीं है, ये आपको कैसे पता पड़ा? कैसे पता चलेगा? आपने देखा कि वो कितनी मुश्किल से टूट रहा है। बहुत मुश्किल से अगर आप किसी चीज को ब्रेक कर पा रहे हैं, दैट मींस वो चीज स्ट्रांग है। तो ऐसी चीजें जो आपको ऑब्जर्वेशन से और मेजरमेंट से यूजुअली पता पड़ जाएंगी, ये सब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ये सब क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में आगे चलकर हम इन मेटल्स का केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे। ये मेटल्स कैसे चीजों के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, ये चीज भी हम आगे चलकर बहुत अच्छे से देखेंगे। समझ में आ गया? तो अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो हमने मेटल और नॉन मेटल को बेसिकली अलग अलग करने की कोशिश करी डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया? अब मेटल्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, आयरन, ये सोडियम, कॉमन सॉल्ट वाला सोडियम, ये भी क्या है? मेटल है। ये भी क्या है? मेटल है। बहुत सारे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, अभी बताऊंगी कितने भी होते हैं। ठीक है, लेकिन रखना यूजुअली कॉमन मेटल के नेम्स को अब हमें याद रखना और समझना शुरू कर देना है। गोल्ड, सिल्वर, सबके पास बहुत अच्छी शाइन होती है, बहुत पर्टिकुलर शाइन रखते हैं, चमकते हैं बहुत अच्छे से। समझ में आया? आपके गोल्ड और सिल्वर लस्टर है उनके अंदर। ठीक है, गोल्ड हो गया, देन यू अगेन हैव योर सिल्वर, यू हैव आयरन, यू हैव सोडियम। ये जितने भी हैं ये सब क्या है? ये सब है मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर डिस्टिंक्शन आ जाता है, आपसे कहा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आपको समझ में आ गया मेटल्स हार्ड है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। Clear? Metals are good conductor of heat and electricity. Non-metals are bad conductors of heat and electricity. Metals are malleable. Non-metals are non-malleable. Metals are ductile. Non-metals are non-ductile in nature. Non-metals के example, सबसे prominent example, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? आपके नॉन मेटल्स हैं। क्या है ये सब? नॉन मेटल्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अभी सल्फर लिखा था, वो भी क्या है? नॉन मेटल। वो भी क्या है? नॉन मेटल। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें टाइम बाय टाइम धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस क्लास के बाद अगर मैं पूछूं किसी भी बच्चे से कि यार बताओ कार्बन मेटल है या नॉन मेटल, तो किसी के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। सोडियम क्या है? मेटल है। रोज 4-4, 5-5 मेटल्स, नॉन मेटल्स की नेमिंग को जब हम हमारे लिए थोड़ा कंफर्टेबल होते जाएंगे, इन चीजों के साथ मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस चैप्टर में डिफिकल्टी नहीं आएगी। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हमने एक और वर्ड लिखा मेटलॉइड्स। हमने मेटल पढ़ लिया, नॉन मेटल पढ़ लिया। अब ये जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टी तो मेटल से मिलती है एंड कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मिलती है। क्या कहा मैंने? मेटलॉइड्स की some properties are similar to metals while some properties are similar to
नॉन मेटल्स। दैट मीन्स ये समवेयर इंटरमीडिएट्स होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के। क्यों? क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स से मिल गई, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज किससे मिल गई? नॉन मेटल्स से। इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? एक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये दोनों तो याद रख लो। सिलिकॉन और जर्मेनियम तो बहुत अच्छे से याद रख लो, यूज में आएंगे, काफी बार पूछे भी जाएंगे। एक और एग्जाम्पल इसमें बोल दिया जाता है बोरॉन। ठीक है, तो 3 याद कर लेते हैं आज के लिए, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। 3 तो मेटलॉइड के नाम याद हो गए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नॉन मेटल्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन याद कर लिए, एक सल्फर भी याद कर लिया। मेटल में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, सोडियम याद कर लिया। समझ में आ गया? कोई परेशानी की बात नहीं है। कल की क्लास जैसे ही स्टार्ट होगी और भी बहुत सारे याद हो जाएंगे, लेकिन आज के लिए इतने डन हो जाने चाहिए याद होकर। 3 चीजें समझ ली, मेटल क्या था, नॉन मेटल क्या था, मेटलॉइड क्या था, और हमने इन्हें डिफाइन किया। देखिए, हमने आज की क्लास में मेटल नॉन मेटल को डिफाइन करने के लिए यूज किया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। समझ में आया? आज हमने मेटल नॉन मेटल को डिफाइन किया डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे चल के थोड़ा और हायर लेवल पर जाएंगे तो उनके केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे, उनके केमिकल रिएक्शंस के बेसिस पर भी हम मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन लिखने के काबिल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज के लिए मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने उसे समझा। कैसे मेटल नॉन मेटल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं वो समझ लिया। उसके बाद हमने ये भी समझ लिया कि उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं जो याद रख लीजिएगा। आप जितना ज्यादा इन चीजों को अभी से समझने की कोशिश करेंगे आगे के लिए उतना ही अच्छा होगा। हमें ये पता है दैट देयर आर अ टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, ये जितने भी हैं ये आप सबको अर्थ पर मिल जाएंगे, अर्थ की क्रस्ट में या एटमॉस्फेयर में, ये सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स देयर आर टोटल 89 मेटल्स। कितने मेटल्स हैं? 89 तो क्या है? मेटल्स है। उसके अलावा 22 आपके नॉन मेटल्स हैं। आपके मेटल्स यूजुअली सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। फिर से यूजुअली बोल दिया मैंने, आपके मेटल्स यूजुअली सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। इसका क्या एक्सेप्शन है वो भी कल अपन डिस्कस कर लेंगे। हाँ, आपका मेटल भी है एक जो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में। समझ में आ गई? ये जो एक्सेप्शंस है ना, ये कल के लिए रख लेते हैं। ये याद रखिए 118 एलिमेंट्स टोटल हैं, आउट ऑफ विच 89 आर मेटल्स एंड 22 आर नॉन मेटल्स। अब मैंने कह दिया कि मेटल तो यूजुअली सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन हमारे नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैशियस तीनों स्टेट में प्रोपोर्शनली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये तीनों स्टेट्स में मिल जाते हैं। तो 22 नॉन मेटल्स हमारे टोटल हैं, आउट ऑफ विच 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड। 10 तो क्या है? सॉलिड है। कैसे है? सॉलिड फॉर्म में, जिसमें से एक एग्जांपल कार्बन याद रख लो। कौन सा याद रख लोगे? कार्बन। आज के लिए कार्बन याद रख लो। सो देयर आर 10 नॉन मेटल्स दैट आर सॉलिड। वन ऑफ द नॉन मेटल इज लिक्विड। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड in your competitive exam. Name one liquid non-metal. आंसर क्या है? ब्रोमीन। आज ही याद करना है, कल के लिए भी नहीं रखना, और इस क्लास में ही याद हो जाना चाहिए। समझ में आ गई? कोई बहुत सारी चीजें नहीं है जो हमने करी है, ठीक है? बेसिक सिंपल कंसेप्ट्स हैं। तो ये समझ में आ गया। देयर आर 22 नॉन मेटल्स, आउट ऑफ विच 10 नॉन मेटल्स आर सॉलिड, जिसमें से आज एक एग्जांपल कार्बन याद कर लिया हमने। थोड़ा और आगे बढ़े तो 1 नॉन मेटल इज लिक्विड whose answer is bromine, जो कौन है? ब्रोमीन। एंड 11 नॉन मेटल्स आर गैशियस इन नेचर, और 11 नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो अर्थ पर इन गैशियस फॉर्म मिलते हैं हमें नॉर्मल टेम्परेचर्स पे, जिसमें से आज एक ऑक्सीजन याद कर लो। क्या याद कर लोगे? ऑक्सीजन। क्या याद कर लोगे? ऑक्सीजन। वेरी गुड। ये समझ में आ गया। 118 एलिमेंट्स टोटल हैं, 89 मेटल हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स यूजुअली सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड, गैशियस तीनों स्टेट्स में प्रोपोर्शनली अवेलेबल हो जाएंगे। तीनों के आज के लिए एक एक एग्जांपल हमने समझ लिए। लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन होता है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। कल की क्लास में एक और चीज बताऊंगी कि एक लिक्विड मेटल भी होता है, ठीक है? वो कल की क्लास के लिए एक्साइटमेंट में हम रख देते हैं। समझ में आ गया?
एंड रादर यू ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द लिक्विड मेटल। ठीक है, आप इसे छोटा सा होमवर्क रख लीजिए कि मैंने आपको लिक्विड नॉन मेटल का नाम बता दिया, आप मुझे लिक्विड मेटल का नाम बताएंगे कल की क्लास में। नेक्स्ट, नाउ ये सब चीजें तो हमने ये डिस्कस कर ली कि यार आपको मेटल्स का डिवीजन, एलिमेंट्स का डिवीजन मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड में होता है। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें कहाँ मिलते हैं और किस स्टेट में मिलते हैं। यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है दैट योर मेटल्स यूजुअली अकर इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। अब पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट क्या होता है। ये फ्री स्टेट, ये कंबाइंड स्टेट वापस से 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक, अगर आपके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर 10th क्लास में पढ़ते हैं आप खोल लीजिएगा, उनकी बुक में भी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं बता रही हूँ ना, या अभी जो भी हमने पढ़ी है, ये चीजें एज इट इज मेंशन्ड है उनकी बुक में भी। इसीलिए कह रही हूं अभी से ढंग से प्रिपेयर करके पढ़ते चलते हैं। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है? फ्री स्टेट का मतलब ये होता है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा था कि कुछ मेटल्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है का मतलब क्या होता है? वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट गैसेस, मॉइस्चर, वाटर, इन सब के साथ ना बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। आज एक एग्जाम्पल मेटल का पढ़ाया, सोडियम पढ़ाया मैंने आपको, सोडियम। इसका केमिकल सिंबल भी देखा था हमने, कैपिटल N स्मॉल a। ये जो सोडियम होता है इसकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, मतलब इसे ओपन एनवायरनमेंट में अगर आपने छोड़ दिया ना, कुछ दिनों बाद ये चीजें भी पढ़ेंगे, मतलब इसे ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ना बहुत डेंजरस है। इसे ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ना क्या है हमारे लिए? बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये केमिकली एक्सट्रीमली रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है। आप जैसे ही इसे ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे ये हाथों हाथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके और भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो ऑक्सीजन में, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट गैसेस के साथ, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, और भी अलग अलग गैसेस होती हैं, वाटर हो गया, इन सब के साथ ये क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। अब अगर कोई चीज एनवायरनमेंट में आते ही किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट कर जाती है तो हम कहते हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। किस स्टेट में मिलेगी? कंबाइंड स्टेट में। किस स्टेट में मिलेगी? कंबाइंड स्टेट में। मतलब वो आपको अकेला एलिमेंट नहीं मिल सकता, वो यूजुअली किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड फॉर्म में आपको मिलेगा। वापस से समझ लो, जितने भी मेटल्स ऐसे हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है, जो केमिकली रिएक्टिव नेचर रखते हैं, वो कभी भी नेचर में आपको एज एन इंडिविजुअल, अकेले एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में नहीं मिलेंगे। उनकी टेंडेंसी क्या होगी? वो जल्दी जल्दी नेचर में प्रेजेंट चीजों के साथ क्या कर जाएंगे? रिएक्ट कर जाएंगे और कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। दे विल ऑलवेज बी फाउंड इन अ वे दैट दे आर कंबाइंड। उनका कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा आपको, वो अकेले नहीं मिलेंगे। मतलब सोडियम को अर्थ की क्रस्ट में ढूंढने जाओगे तो अकेला सोडियम नहीं मिलेगा, वो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ कंबाइंड ही मिलेगा आपको। क्लियर हो गई ये चीज? तो यहां से कंसेप्ट समझ आया कंबाइंड स्टेट का। यहां से एक और चीज समझ में आया कि कंबाइंड स्टेट में रिएक्टिव मेटल्स मिलेंगे। तो फ्री स्टेट का मतलब क्या है? ऐसे मेटल्स जिनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी नहीं होगी, जो रिएक्ट ही करना नहीं चाहते, ना वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट गैसेस से रिएक्ट कर रहे हैं, ना वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब तक वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, जब तक वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, तब तक कॉम्बिनेशन होगा नहीं, तब तक वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा नहीं। और कंबाइन नहीं हुआ तो कैसी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? फ्री स्टेट में। कैसी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? फ्री स्टेट में। तो जैसे आज कंबाइंड स्टेट का एग्जांपल सोडियम समझा, एक और एग्जांपल समझ लो आयरन, एल्यूमिनियम भी समझ लो। ये सब किस स्टेट में मिलेंगे? ये सारे मेटल्स आपको किस स्टेट में मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में। किस स्टेट में मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे? ऐसे एलिमेंट्स जिनको रिएक्ट करने का ही मन नहीं करता। गोल्ड जो हो गया, रहने दो, पानी में डाल दो, एनवायरनमेंट में छोड़ दो, रिएक्ट नहीं करेगा, बहुत आलसी है, फ्री स्टेट में रहेगा, अकेला ही सॉलिडारिटी के साथ एग्जिस्ट करेगा, जैसा है वैसा का वैसा ही एनवायरनमेंट में मिल जाएगा। समझ में आ गई ये चीज? तो फ्री स्टेट का एग्जांपल हमने गोल्ड याद कर लिया, कंबाइंड स्टेट का एग्जांपल हमने आयरन, सोडियम और एल्यूमिनियम याद कर लिया। एल्यूमिनियम, फिर से एल्यूमिनियम एक मेटल है, कैपिटल A स्मॉल l इसका सिंबल है, ये भी याद कर लो। समझ में आ गया है चीज? धीरे धीरे एक एक करके याद करते चले जाएंगे हम इन सबके सिंबल्स, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। एक साथ इसलिए नहीं दे रही हूं कि जब भी बच्चों को एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दो कभी याद नहीं करते, इसलिए ट्रेल में धीरे धीरे याद करते जाओ। ठीक है, मैं इतनी बार इसे बार क्लास में बोलूंगी कि आपको अल्टीमेटली ये ब्रेन में फिट हो जाएगा और याद हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज? अब
कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी लेवल मॉडरेट होती है, मतलब ना ही एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं ना ही बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, वो मॉडरेट रिएक्टिविटी लेवल रखते हैं, ठीक है। तो उनकी क्या टेंडेंसी होती है, उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो कंबाइंड स्टेट में भी मिल जाते हैं और फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं। कभी कभी वो आपको कंबाइंड स्टेट में मिलने लग जाएंगे, कभी कभी वो आपको फ्री स्टेट में मिलने लग जाएंगे। इनके भी दो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हैं, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, मेमोरी बेस्ड चीजें, याद रख लेना। कॉपर और सिल्वर, इन दोनों की टेंडेंसी ये होती है, इनकी रिएक्टिविटी लगभग होती तो काफी कम ही है, लेकिन इनकी क्या टेंडेंसी है कि या तो ये कभी कभी आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगे, मतलब कभी कभी इन्होंने दूसरे एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर लिया होगा, कॉम्बिनेशन कर लिया होगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको फ्री स्टेट में भी मिल जाए। समझ में आया? जितनी भी चीजें आज मैंने बताई बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास थी, अलग अलग जगहों पर नई नई चीजें जानने को मिली, कुछ चीजें पहले से पता थी, कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत नई है, लेकिन इस पूरी इंफॉर्मेशन को जितने सिस्टमैटिक मैनर में मैंने लिख रखा है, उतने ही सिस्टमैटिक मैनर में आप इसे समझेंगे, नोट डाउन करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि सी मेमोरी बेस्ड काम स्टार्ट हुआ है, अब थोड़ा चीजें हमारे लिए नई हैं, हमें समझनी भी है और याद भी रखनी है। तो आई होप आज बेसिक इंट्रोडक्शन मेटल नॉन मेटल्स का, थोड़ा बहुत उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के भी बारे में हमने डिस्कस किया, थोड़ा बहुत उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो एंड यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। आगे चल के और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझेंगे हम लोग, एंड आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है केमिस्ट्री में। ओके, वेरी गुड।